हाँ जी, अकाउंट्स। दोबारा से वही बात कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर बिजनेस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं, मेंबर्स डे टू डे बिजनेस के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन मेंबर्स को प्लस अदर स्टेक होल्डर्स को, शेयर होल्डर नहीं लिखा, स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर का मतलब क्या है? कहता है जी गवर्नमेंट को भी कंपनी की इंफॉर्मेशन चाहिए फाइनेंशियल पोजीशन की, क्योंकि गवर्नमेंट को कंपनी से टैक्स लेना है। गवर्नमेंट को ये देखना है क्या कंपनी अपनी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रही है नहीं कर रही। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चाहिए, लेबर डिपार्टमेंट को चाहिए, तो गवर्नमेंट को, इवन तक कि स्टेक होल्डर के अंदर क्रेडिटर्स भी है, डिबेंचर होल्डर्स भी है, स्टेक होल्डर के अंदर हम लोग भी है जो कंपनी की स्टडी करते हैं, इवन स्टूडेंट्स। तो जी सबको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किस फॉर्म में फाइनेंशियल पोजीशन बता रहे हैं? कहता है जी अकाउंट्स के फॉर्म में, जो कि ऑडिटेड होंगे, ऑडिटेड बाय सीए, एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल, राइट। ऑडिटर का हम पढ़ चुके हैं। तो जी ये अकाउंट्स बेसिकली क्या शो करने चाहिए? कहता है क्या मेंबर ये जानने में इंटरेस्टेड है कि कितने रुपए की चाय आई कंपनी के अंदर, कितने रुपए का खाना आया कंपनी के अंदर? वो ये जानने में इंटरेस्टेड है कि जो अकाउंट्स फाइनेंशियल पोजीशन शो कर रहे हैं वो कंपनी की ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन शो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। वो लोग इतनी डिटेल में नहीं जाना चाहते कि कंपनी के अंदर क्या क्या एक एक पैसे का एक्सपेंस हुआ। वो तो कह रहे हैं जी हमें सिर्फ इतना बता दो, मटेरियल डिस्क्लोजर्स दे दो, ताकि हमें ये पता चल जाए कि एक्चुअल में कंपनी ने प्रोग्रेस करी है या कंपनी को लॉस हुआ है। और जो भी आप फिगर्स यहाँ पर कंसोलिडेटेड फिगर्स बता रहे हैं क्या वो एक्चुअल में ट्रू है या नहीं है, राइट। हाँ जी, बुक ऑफ अकाउंट्स डिस्क्राइब किया हुआ है सेक्शन 2 क्लोज 13 में। क्या कह रहा है? इंक्लूड्स, इंक्लूसिव डेफिनेशन है, मतलब ये कोई एग्जॉस्टिव नहीं है कि बस यही बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उसके अलावा भी हो सकते हैं। इंक्लूड्स रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द सम ऑफ मनी रिसीव्ड या एक्सपेंडेड बाय द कंपनी एंड मैटर इन रिलेशन टू विच द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर टेक प्लेस। तो यहाँ पर क्या सारे वोचर्स वगैरह नहीं आ गए? वोचर्स हैं, बिल्स हैं, चलान्स हैं, वो सब भी किसका पार्ट बन गए? हमारे बुक ऑफ अकाउंट्स का। ऑल सेल्स एंड परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द कंपनी, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी, या फिर कोस्ट से रिलेटेड जो आइटम्स प्रिस्क्राइब कर रखी है। कुछ कंपनीज को कोस्ट के रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं, तो उससे रिलेटेड जो आइटम्स प्रिस्क्राइब कर रखी है उसकी बुक मेंटेन करना, राइट। तो सेक्शन 128 से स्टार्ट हो रहा है हमारा और 137 तक जा रहा है चैप्टर, 128 से लेकर 137 तक, राइट। बीच में एक सेक्शन हम नहीं पढ़ेंगे जो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेक्शन है, वो सेपरेटली पढ़ेंगे हम लोग। आ जाओ जी। हाँ जी, सेक्शन 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेट्रा टू बी केप्ट बाय द कंपनी। सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है? एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रेलिवेंट बुक्स एंड पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर विच गिव्स true and fair view of the state of affairs of the company, including that of its branch office or offices if any, right। तो जी इसके अंदर क्या क्या हमारे पास डिटेल्स होनी चाहिए? कहता है बुक्स ऑफ अकाउंट शैल एक्सप्लेन द ट्रांजैक्शंस इफेक्टेड बोथ एट द रजिस्टर्ड ऑफिस एंड इट्स ब्रांच ऑफिस, शैल बी केप्ट ऑन। तो जी कंपनी लॉ कह रहा है, जनरल अकाउंट्स कहता है आप कैश बेसिस पर मेंटेन कीजिए या अक्रूवल बेसिस के ऊपर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनकम टैक्स एक्ट तो कह रहा है जी आप इवन हाइब्रिड सिस्टम भी फॉलो कर सकते हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस अक्रूवल बेसिस पर, कुछ ट्रांजैक्शंस कैश बेसिस पर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट यूअर अकाउंट शैल बी साइंटिफिक कंप्लीट। लेकिन कंपनी लोग कह रहा है नहीं जी आप सिर्फ और सिर्फ किस बेसिस पर मेंटेन कर सकते हैं? कंपल्सरी, राइट। एंड यू हैव टू फॉलो डबल एंट्री सिस्टम while maintaining the accounts। place of keeping the books कहाँ पर जी? रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, लेकिन कहीं और भी रखी जा सकती है। कहता है जी all or any of the books of accounts aforesaid and other relevant papers may be kept at such other place in India।
तो कहीं और रखा जा सकता है, द आंसर इज यस, लेकिन इंडिया से बाहर नहीं रखा जा सकता। सिंपल सा केस लो बनता है, वो लंबा चौड़ा आपको पैराग्राफ दे देंगे और सिर्फ एक चीज़ पूछने का मोटिव होगा कि क्या इंडिया से बाहर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे जा सकते हैं, द आंसर इज नो। क्या रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कहीं और रखा जा सकता है इन इंडिया, द आंसर इज यस। कब? एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डिसाइड एंड वेयर सच डिसीजन इज टेकन कंपनी शेल विद इन 7 days देयर ऑफ। इसका मतलब क्या इसके लिए मेंबर्स की अप्रूवल लेने की जरूरत है, द आंसर इज नो। सिंपल क्या पास करने की जरूरत है, मेंबर्स का रेजोल्यूशन पास करवाने की जरूरत नहीं है। और जब बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो जाएगा उसके 7 दिन के अंदर आरओसी को आपको एक नोटिस देना है कि जी हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में ना रखकर इस पर्टिकुलर प्लेस में रख रहे हैं, और वो नोटिस कौन से फॉर्म में देना है, AOC 5 में। ठीक है जी। हाँ जी, क्या हम जो ये बुक्स की बात कर रहे हैं, रजिस्टर्स की बात कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं? कहता है आज के टाइम में तो गवर्नमेंट प्रमोट ही कर रही है कि आप पेपर वर्क से हटकर अल्टरनेटिव मेथड्स यूज़ करो और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर चीज़ों को मेंटेन करो। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सबसे बड़ी हमारे सामने प्रॉब्लम क्या है, कहता है कोई भी एंट्री आपने एक बार कर दी, मान के चलो ये एंट्री हमने कर रखी है, यहाँ हम क्या बाद में चेंज नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। सामने वालों को कैसे पता कि ये ओरिजिनल एंट्री है या चेंज्ड है? आपने इसमें कोई मॉडिफिकेशन कर दी, आपने इसमें कोई अल्ट्रेशन कर दी। कहता है आपने पहले अकाउंट्स बनाए और अकाउंट्स बनाते हुए सारी ओरिजिनल एंट्री करी, बाद में आपको लगा यार जितना प्रॉफिट शो करना चाहिए था उतना तो प्रॉफिट शो नहीं हो पाया, तो अकॉर्डिंगली आपने एंट्रीज मॉडिफाई कर दी। पॉसिबल है ये। लेकिन अगर पेपर फॉर्म में अकाउंट्स बना रहे हैं तो आप सिर्फ रेक्टिफिकेशन के थ्रू एंट्रीज चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है काट दिया और उसके बाद चेंज कर दिया। तो कहता है जी बस इस चीज़ का ध्यान रखो जब आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अकाउंट्स बना रहे हैं कि या तो ओरिजिनल एंट्री अल्टर ही ना हो सके, और अगर ओरिजिनल एंट्री अल्टर हो सकती है तो कंप्लीट डिटेल्स मेंटेन हो कि ये एंट्री इस डेट को अल्टर हुई थी, इस डेट को अल्टर हुई थी, इस डेट को अल्टर हुई थी, जब अल्टर हुई थी तो उससे पहले क्या एंट्री थी। ठीक है। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब जरूरत हो तब आपके पास वो रिकॉर्ड्स ही अवेलेबल ना हो। इट कैन बी रिट्रीव्ड एनी टाइम व्हेन रिक्वायर्ड। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रेलिवेंट बुक्स एंड पेपर्स मेंटेन्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक मोड शैल रिमेन एक्सेसिबल इन इंडिया सो एज टू बी यूजेबल फॉर सब्सिक्वेंट रेफरेंस। कहता है शैल बी रिटेन्ड कंप्लीटली इन द फॉर्मेट इन विच दे वर ओरिजिनली जनरेटेड। भाई या तो ओरिजिनल एंट्रीज मेंटेन रहे और अगर चेंज भी हो सकती है तो किस डेट पर क्या अल्ट्रेशन हुई ये इंफॉर्मेशन भी स्टोर होती रहे साथ साथ, राइट। तो विच दे वर ओरिजिनली जनरेटेड, सेंट और रिसीव्ड। सेंट और रिसीव्ड मतलब जैसे हमने कहा ना जी, ब्रांच ऑफिस अपने ऑफिस में अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं लेकिन पीरियोडिकल बेसिस पर उनको अपने अकाउंट्स हेडक्वार्टर भेजने मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस भेजने हैं, राइट। और इन अ फॉर्मेट विच शैल प्रेजेंट एक्यूरेटली द इंफॉर्मेशन जनरेटेड। अब यहाँ पर ओरिजिनल वर्ड खा गए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट एक्यूरेटली द इंफॉर्मेशन जनरेटेड, सेंट और रिसीव्ड, and the information contained in the electronic record shall remain complete and। और अगर आप ऐसे भेज भी रहे हो जो अल्टर्ड है तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन हो कि किस वक्त क्या अल्ट्रेशन हुई है, राइट। द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द ब्रांच ऑफिस शैल नॉट अल्टर एंड शैल बी केप्ट इन द मैनर वेयर इट शैल डिपिक्ट व्हाट वाज ओरिजिनली रिसीव्ड फ्रॉम द। तो जो इंफॉर्मेशन ब्रांचेस से आएगी रजिस्टर्ड ऑफिस में उसे अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई नहीं करना, एज इट इज इनकॉर्पोरेट करोगे मेन अकाउंट्स के अंदर, मेन बुक्स के अंदर। द इंफॉर्मेशन इन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट शैल बी कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्प्लेड इन द लेजिबल फॉर्म। ऐसे फॉर्मेट के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं रख सकते इलेक्ट्रॉनिकली जो किसी को समझ में ही ना आए। लेजिबल फॉर्म का मतलब जो लीगली पढ़ी जा सकती है, राइट। देयर शैल बी अ प्रॉपर सिस्टम फॉर स्टोरेज, रिट्रीवल, डिस्प्ले एंड प्रिंट आउट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एज द ऑडिट कमेटी। अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी इनकॉर्पोरेटेड है तो, और अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है तो उस केस में बोर्ड में डीम्स एप्रोप्रिएट। तो जी क्या स्टोरेज सिस्टम प्रॉपर है या नहीं है, रिट्रीवल प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही है, डिस्प्ले प्रिंट आउट के जो
सिस्टम से प्रॉपर है नहीं है। ये कौन डिसाइड करेगा? अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी, और ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड सच रिकॉर्ड शैल नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ और रेंडर अनयूजेबल अनलेस परमिटेड बाय द लॉ। The backup of the books of accounts and other books and papers of the company maintained in electronic mode, including at a place outside India। ये at a place outside India किसके बारे में बात कर रहा है? फॉरेन ब्रांचेस के केस हमने देखा था कि उस ब्रांचेस के रिकॉर्ड्स उस ब्रांचेस में ही मेंटेन किए जा सकते हैं, लेकिन पीरियोडिकली मेन ब्रांच को सेंड करने पड़ेंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस में सेंड करने पड़ेंगे। तो ये उसकी बात कर रहे हैं। इफ एनी शैल बी केप्ट इन द सर्वर्स फिजिकली लोकेटेड इन इंडिया ऑन द पीरियोडिकल बेसिस। तो चाहे फॉरेन ब्रांचेस के रिकॉर्ड्स आप फॉरेन में मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन पीरियोडिकल बेसिस पर इंडिया में आपको सेंड करने हैं। और इन्होंने क्लियर कट कर दिया, इंडिया में सेंड करने का मतलब क्या है? कहता है खाली मेल पर आ गए उससे काम नहीं चलेगा। दैट मस्ट बी स्टोर्ड ऑन अ सर्वर विच इज़ लोकेटेड इन इंडिया। आप उसको प्रॉपर डाउनलोड करके अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में रखेंगे, या जहाँ भी आप अकाउंट्स मेंटेन करें वहाँ पर रखेंगे। द कंपनी शैल इंटीमेट द रजिस्ट्रार ऑन एनुअल बेसिस एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नेम ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, the internet protocol address of the service provider, location of the service provider where the books of accounts and other books and papers are maintained on cloud, such address as provided by the cloud। का मतलब तो पता है ना, बादल। एक्चुअली क्लाउड जो टर्म यूज़ की जाती है वो किस लिए यूज़ की जाती है? होता क्या है, मान के चलो आप इंटरनेट पर कुछ भी होस्ट करना चाहते हैं, तो ये हमारा सर्वर है, ठीक है। ये सर्वर कहीं भी हो सकता है वर्ल्ड में, इंटरनेट से तो पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड है। तो आप कुछ भी होस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका जो इंफॉर्मेशन है वो इस सर्वर में है। और जब आप इस सर्वर के उस पर्टिकुलर पार्ट का एड्रेस डालते हो जो आपका लोकेट किया गया है, जैसे कि तो वो एड्रेस हमारे इंटरनेट प्रोटोकॉल्स को बताता है, इंटरनेट रूल्स को बताता है, ब्राउज़र को बताता है कि एक्चुअल में कहाँ से इंफॉर्मेशन फैच करनी है। क्योंकि ये मेरा क्या है, डीएनएस, मतलब जो बता रहा है कि भैया मेरी जो इन्फॉर्मेशन है जो कि इस वेबसाइट के नाम से होस्ट की गई है वो कौन से सर्वर पर पड़ी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर मान के चलो मैं वीडियो होस्ट कर रहा हूँ और वो वीडियो एक साथ लेट्स से 1000 लोग देख रहे हैं, तो 1000 सर्वर्स का बर्डन एक सर्वर पर आ गया। एक साथ इसे इतनी ज़्यादा बैंडविड्थ से सप्लाई करना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब इंटरनेट का स्ट्रक्चर क्या हो गया? कहता है जी देखिए, आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, लेट्स से 1 GB की वीडियो है, तो ज़रूरी नहीं है वो 1 GB की वीडियो एक ही जगह स्टोर होगी, उसका अलग अलग पार्ट अलग अलग सर्वर्स पे स्टोर हो सकता है। लेकिन जब आप उसे फैच करेंगे तो सारा एक बनकर आएगा, आपको दिखाई ऐसे देगा कि वीडियो एक ही जगह स्टोर थी और एक साथ आ रही है बाहर, राइट। तो जब हम अलग अलग पार्ट, जैसे कि फेसबुक है, गूगल है, उनका कोई एक सर्वर थोड़ी ना है, हज़ारों सर्वर है। तो आप जो भी इंफॉर्मेशन अपनी मेल पे डालते हैं वो हो सकता है एक ही सर्वर पे जाए या हो सकता है डिवाइड होकर अलग अलग सर्वर पर आए, पर जब आप उसे फैच करेंगे तो वो एक साथ आती है आपके पास, तो आपको लगता है एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट है। तो जब इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है तो हम कहते हैं कि डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन कहाँ पर है? क्लाउड में। आसमान में ये नहीं पता कि कौन से सर्वर पर है, कहीं है, राइट। तो उसे टर्मिनोलॉजी क्या दे दी गई? ठीक है जी। मतलब आप यकीन मानिए फेसबुक के ऊपर जो अपनी एक फ़ोटो डालते हैं वो छोटी सी फ़ोटो हो सकता है 1000 सर्वर में डिवाइडेड हो, और जब आप दोबारा उसे देखेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन 1000 सर्वर से निकलकर आपको एक फ़ोटो बना के दिखा दी है। तो हमें नहीं पता किस सर्वर पर है, इसलिए ये टेक्नोलॉजी को क्या नाम दे दिया गया? हाँ जी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ ब्रांच ऑफिस, where a company has a branch office in India or outside India, it shall be deemed to have complied with the provisions of subsection 1 जो ऊपर हमने पढ़ा। If the books of accounts relating to the transactions effected at the branch office are kept at that office, उसी में रखी जाए, and proper summarized returns periodically are sent by the branch office to the company at its रजिस्टर्ड ऑफिस, या जहाँ भी अकाउंट्स रखे हुए हैं ऊपर हम पढ़ चुके हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे तो अकाउंट्स कहीं और भी इन इंडिया में रखे जा सकते हैं।
इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हाँ जी, तो मेंबर्स को कंपनी के अकाउंट्स इंस्पेक्ट करने हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट करने हैं, तो मेंबर को क्या फी पे करनी पड़ेगी? पे करनी चाहिए। कौन है ओनर कंपनी का? एक्चुअल ओनर्स कौन है कंपनी के? मेंबर्स। अगर वो अपने ही बिजनेस के अकाउंट्स देखना चाहते हैं तो क्या मेंबर्स को फी पे करनी चाहिए? लेकिन एक आउटसाइडर अगर कंपनी के अकाउंट्स देखना चाहता है तो क्या उससे फी लेनी चाहिए? बिल्कुल, अदरवाइज तो हर चलता फिरता रिक्शा वाला जाके खड़ा हो जाएगा, लाओ जी अकाउंट्स दिखाओ, राइट। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर बुक्स एंड पेपर्स मेंटेन्ड बाय द कंपनी विद इन इंडिया शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, या जहां भी वो रखे हुए हैं, बाय एनी डायरेक्टर ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स, बाय एनी, ठीक है। In case of financial information, if any maintained outside the country, copies of such financial information shall be maintained and produced for inspection by the director, subject to the conditions in each conditions prescribed की हुई है। हाँ जी, the summarized return of the books of accounts of the company kept and maintained outside India shall be sent to the registered office, हमने कहा ना periodically, तो कितने टाइम में? which shall be kept and maintained at the registered office of the company and kept open to directors for inspection. Where any other financial information maintained outside the country is required by a director, the director shall furnish a request to the company setting out the full details of the financial information sought and the period for which the information is. The company shall produce such information within 15 days to the director, right? अब जी यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन आता है कि डायरेक्टर अपने रिप्रेजेंटेटिव को अकाउंट्स इंस्पेक्ट करने के लिए भेज रहा है, तो क्या कंपनी रिप्रेजेंटेटिव को अकाउंट्स दिखा देगी? नहीं। डायरेक्टर्स कह रहा है जी मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं अकाउंट्स को समझ सकूं, बट ऑब्वियस सी बात है हर इंसान को इतनी नॉलेज नहीं है, और इंडिया में कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में कोई ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टर पढ़ा लिखा हो, लाला जी भी डायरेक्टर हो सकते हैं जो कि पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी के अंदर, राइट। अब वो कह रहा है मुझे तो पता नहीं इसमें लिखा क्या हुआ है, मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, वो अकाउंट समझ सकता है, तो मेरे बिहाफ पर इंस्पेक्ट कौन करेगा? मेरा बेटा। तो वो रिप्रेजेंटेटिव को अकाउंट्स शो करना अलाउड है या नहीं है, या फिर अगर कंपनी मना करती है तो क्या इस डायरेक्टर के पास कोई लीगल रेमेडी है या नहीं है? आंसर दो भाई, अभी हमने डिस्कस किया ऊपर। एक चीज़ हमेशा याद रखना, अभी तक आपने जो पढ़ा है, आगे की बात नहीं कर रहा, अभी तक जो पढ़ा है वहाँ पर सिर्फ किसको हाईलाइट किया हुआ है? लॉ के अंदर कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं बोलोगे, जो भी बोलोगे उसके पीछे या तो एक्ट होगा या केस लो होगा, अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलोगे। अगर इनका मन कर रहा होता कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव अलाउड है तो यहाँ पर लिख देते डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द। हाँ जी, सब्सिडरी कंपनी की अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। अगर ABC लिमिटेड ने, एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, और XYZ लिमिटेड क्या है? सब्सिडरी कंपनी ऑफ, मतलब लेट्स से इसके 70% शेयर्स किसने परचेज कर रखे हैं? ABC लिमिटेड अपनी सब्सिडरी के अकाउंट्स इंस्पेक्ट करना चाहती है। कर तो सकती है। कहता है इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी भी पर्सन को ऑथराइज कर सकते हैं, कंपनी खुद तो नहीं जा सकती ना, वहाँ तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को किसी ना किसी इंडिविजुअल को ही, पर कौन ऑथराइज करेगा? बाय रेजोल्यूशन, राइट। सर अगर कंपनी की बात आए तब तो नहीं है, कंपनी की बात है कि कंपनी खुद तो नहीं कर सकती, इंडिविजुअल को अपॉइंट करके दे दे। कंपनी खुद कैसे करेगी बेटा, उसके हाथ पैर कहाँ है?
हाँ जी, कितने टाइम तक प्रिजर्व करने हैं जी अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स? सिंपल सी चीज याद रखनी है, 8 साल। हाँ, अगर मान के चलो कंपनी के अगेंस्ट कोई केस चल रहा है, उस केस में कोर्ट या ट्रिब्यूनल या जो भी अथॉरिटी है वो कंपनी को कह सकती है जी 8 साल से ज्यादा मेंटेन करके रखो, ठीक है। तो दे मे डायरेक्ट फॉर सच लॉन्गर पीरियड एज इट डीम, और इस सेक्शन के किसी भी प्रोविजन को कंप्लाई नहीं किया तो पेनल्टी किसके ऊपर? मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, CFO, any other person as may be authorized by board of director for complying with the conditions of this section। तो जी कितनी है जी पेनल्टी? 50,000 which may extend to 1 year, jail or fine 50,000 not less than 50,000 but which may extend to 5 lakh और सेक्शन खत्म। अब बताओ जी, मेंबर अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं? अभी मैंने आपको बोला मैं ओनर, क्योंकि मैं कंपनी का मेंबर, मेरे अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करने के लिए क्या मुझे फीस पे करनी है? तो आपने कहा नहीं जी। मैं तो ये पूछ रहा हूँ क्या मेरे पास राइट भी है अकाउंट्स इंस्पेक्ट करने का? अगर मना करेंगे तो सबको करेंगे, अगर एक भी देख सकता तो सब दे सकते हैं, क्योंकि उनको ये केस लो 2 बार पूछा जा सकता है कि पूछा जा चुका है कि कंपनी के मेंबर ने अकाउंट्स इंस्पेक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट रेज करी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिनाई कर दिया, तो बताइए जी मेंबर के पास क्या लीगल रेमेडी है? जवाब इस सेक्शन में ही है। फिर आप लोग कहेंगे केस लो आया, समझ नहीं आया क्या पूछा। अरे भैया सिर्फ डायरेक्टर्स को अलाउड है, किसको अलाउ कर रखा है? डायरेक्टर्स को कर रखते हैं सर। मेंबर एक थोड़ी वो कंपनी के इतने सारे मेंबर होंगे, सिर्फ डायरेक्टर्स को अलाउड है, या फिर ऑडिट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ऑडिटर को, क्या मेंबर्स को अलाउ कर रखा है? द आंसर इज नो। उनका क्या मतलब है अकाउंट्स का ड्यूरिंग द ईयर देखने का? एजीएम के केस में एनुअल रिपोर्ट भेजेंगे आपको, उसके अंदर सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगी, सारे अकाउंट्स होंगे, आपको जो भी क्वेरी पूछनी है तब पूछिएगा। अगर रिलायंस जैसी कंपनी में मेंबर्स को अलाउड कर दे, जहां पर 10 लाख मेंबर भी हो सकते हैं, तो कंपनी बस यही काम करवाएगी अकाउंट्स दिखाने का, बाकी तो कंपनी काम ही नहीं करेगी। तो क्या मेंबर्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट करना अलाउड है? द आंसर इज नो। लिख लिया करो नोट्स में, इतने होशियार नहीं हो कि एग्जाम्स तक याद रहने वाला है। तो उस केस में आंसर क्या लिखोगे? सर पहले तो बताएंगे कि प्रोविजन क्या कहता है। प्रोविजन में सिर्फ डायरेक्टर्स को अलाउड कर रखा है कि वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 128 only directors of the company are allowed to inspect the books of accounts, right? सर उसके बाद लास्ट में लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू Conclusion जो है वो क्या है? That members are not legally allowed to inspect the books of accounts as per the provisions of company law. Therefore, the member does not have any legal remedy. ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 129। तो जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। ये बेसिकली क्या होता है? शेयर होल्डिंग पैटर्न। क्या होता है ये? शेयर होल्डिंग पैटर्न। कि पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या था, अब शेयर होल्डिंग पैटर्न। बेसिकली ये शेयर होल्डिंग पैटर्न किस लिए बताया जाता है? कंट्रोल किसके पास है राइट नाउ? राइट नाउ कंट्रोल किसके पास है, या किसके पास कितने शेयर्स ऐसे हैं कि उसके पास कंट्रोल आने वाला है, राइट। देखिए अभी आप एज ए स्टूडेंट सोच रहे हैं, लेकिन एज ए इन्वेस्टर सोचेंगे आगे जाकर
जैसे कि आप किसी मर्चेंट बैंकिंग कंपनी में वर्क कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनी में वर्क कर रहे हैं, वहाँ पर खाली कंपनी के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि हमें इस पर इन्वेस्ट करना है नहीं करना। उस कंपनी की मैनेजमेंट क्या है, उस कंपनी का फ़िलहाल कंट्रोल किन के हाथ में है, जिन लोगों के हाथ में कंपनी का कंट्रोल है फ़िलहाल, क्या वो एक्सपीरियंस्ड है या नहीं है, उनकी पास्ट हिस्ट्री क्या है, उनकी केस स्टडी क्या है, ये सारी चीज़ें एनालाइज की जाती है इन्वेस्ट करने से पहले। तो बेसिकली लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एनी एक्सप्लेनेटरी नोट एनेक्स, वो तो एक्सप्लेनेटरी नोट तो आपको पता है जी, एनेक्स किए जाते हैं। आ जाओ जी। हाउएवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, इन तीनों के केस में एग्जम्पशन दे रखी है कि इन कंपनीज को कैश फ्लो स्टेटमेंट अटैच करने की जरूरत नहीं है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है। हाँ जी, रिक्वायरमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल गिव a true and fair view of the state of affairs of the company or companies shall comply with the accounting standard। अच्छा जी, ये कौन कह रहा है जी कंपनी के केस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई करना जरूरी है? सेक्शन 129। ये कौन कह रहा है कि कंपनी को अपने अकाउंट्स एक्रूअल बेसिस पर मेंटेन करने जरूरी है? सेक्शन 128, इससे पहले वाला सेक्शन, राइट। And shall be in the form or forms as may be prescribed for different classes of companies in schedule। तो शेड्यूल 3 याद रहने वाला है। शेड्यूल 3 क्या बता रहा है आपको कि आपको अपनी बैलेंस शीट किस फॉर्मेट में बनानी है, आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस फॉर्मेट में बनाना है, आपको अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट किस फॉर्मेट में बनानी है, आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न किस फॉर्मेट में शो करना है। कहाँ बताया जा रहा है? शेड्यूल, ठीक है जी। The items contained in the financial statement shall comply with the accounting standards। Nothing contained in this section, कहता है ये जो ऊपर हमने कहा कि जी आपको किस फॉर्मेट में बनाना है, वो कहाँ बताया गया है? ये किन कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं है? जिन कंपनीज के लिए अपने खुद के सेपरेट लॉज है। बैंकिंग कंपनीज के केस में बैंकिंग एक्ट है हमारे पास, वो तो उसको कंप्लाई करेंगे। इंश्योरेंस कंपनीज के केस में हमारे पास एक्ट है, वो तो उसको कंप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के केस में हमारे पास सेपरेट क्लॉज है, वो उसे कंप्लाई करेंगे। तो मतलब इन कंपनीज को ये कंडीशन कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ट्रू एंड फेयर व्यू का क्या मतलब है जी? कहता है यहां पर लिखा गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल गिव ट्रू एंड, और ट्रू एंड फेयर व्यू तभी माना जाएगा जब एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो और शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनाए गए हो, राइट। लेकिन इन कंपनीज के केस में तो एग्जम्प्टेड है, इनको शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में नहीं बनाना। तो जी इनको क्लियर कट कहा गया कि अगर ये कंपनीज इस लॉ की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं भी करती, किस लिए? क्योंकि जो इनका मेन लॉ है, जैसे कि इंश्योरेंस एक्ट या इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, इसके अंदर अगर ये रिक्वायरमेंट्स पूरा करना नहीं कहा गया, इसलिए इन्होंने इस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया, तब भी मान के चलेंगे इनके अकाउंट्स क्या है, इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? ट्रू एंड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज नॉट डिस्क्लोजिंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ये नहीं मान के चलेंगे हम कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं शो कर रहे। कब? कहता है क्योंकि ये डिस्क्लोजर्स इनके अपने एक्ट के अंदर नहीं बताए गए। ओफ, ठीक है जी। तो अब सिंपल सा केस लो बना के देते हैं ये कि जी बैंकिंग कंपनी है, उसने शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाए, तो एक शेयर होल्डर ने या मेंबर ने कंपनी के ऊपर केस फाइल कर दिया दैट अकाउंट्स आर नॉट डिस्क्लोजिंग ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो क्या ये सही है, या इसमें आप क्या अपना ओपिनियन देंगे एज ए कंपनी सेक्रेटरी? तो आप इसे रेफर करेंगे, सेक्शन 129 ने क्लियर कट कहा है कि बैंकिंग कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनीज है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज है, अगर उनके लॉ में ये डिस्क्लोज करना नहीं बताया गया और वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे, तो वो लॉ कंप्लाई कर रहे हैं, उस केस में ये नहीं मान के चला जाएगा कि वो कोई कंट्रावेंशन कर रहे हैं और उनके अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर ही कंसीडर किए जाएंगे। आ जाओ जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके सामने रखनी है? मेंबर्स के सामने। इसलिए बनाई जाती है
ताकि सारे स्टेक होल्डर्स को पता चले कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो एट एवरी एजीएम, अब यहाँ पर ना लो ने कहा कि जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो सिर्फ किस में रखी जाएगी, ईजीएम में अलाउड नहीं है रखना, सिर्फ किस में रखना अलाउड है। अब एजीएम के केस में हम मान के चलते हैं कि जी आपका प्रीवियस ईयर खत्म हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2018, ठीक है। और मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या है एजीएम का, सब्सिक्वेंट एजीएम की बात करें तो 30 लास्ट डेट ये है एजीएम इस डेट तक हो जानी चाहिए। अगर आपको एक्सटेंशन नहीं मिलती तो आरओसी से, अगर आरओसी एक्सटेंशन देता है तो उस केस में मैक्सिमम कितने मंथ्स की एक्सटेंशन है, 3 मंथ्स की एक्सटेंशन, ठीक है। तो मान के चलेंगे ये जो लास्ट डेट है इस डेट तक एजीएम हो जानी, मान के चलो यहां तक हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर ही नहीं हुई, तो क्या तो हम एजीएम कॉल करें और क्या एजीएम में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रखें। तो इस केस में क्या होगा, एजीएम कॉल करने का कोई फायदा है, पर लो ने तो कहा भैया यहां तक तो एजीएम कॉल करनी पड़ेगी। अब आरओसी के पास जाएं, चलो जी आरओसी के पास चलते हैं कि जी हमारे अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं हुए तो हमें एक्सटेंशन दे दो। आरओसी कहेगा भैया रीजन दो, क्या रीजन बताओगे उसे, वो कहेगा बेटा इनकॉर्पोरेशन मैं पहले ही बता रहा हूँ, सब्सिक्वेंट एजीएम की बात कर रहे हैं, फर्स्ट एजीएम की नहीं। सर अगर जेन्युइन है तो उसको लगेगा क्या रीजन जेन्युइन हो सकता है, वो कहेगा 6 मंथ्स तो पहले ही दे दिए, अकाउंट से तो बनाने हैं, क्या जेन्युइन रीजन हो सकता है। जैसे वॉर कहता है वॉर होगी, स्ट्राइक्स होगी, लेआउट्स हो गए, बेटा एडमिनिस्ट्रेशन तो चल रहा होगा, प्रोडक्शन ही रुकी होगी, मैन्युफैक्चरिंग रुकी होगी, इस टाइम पर वॉर होगी, स्ट्राइक्स होगी, सब कुछ हो गया, फैक्ट्री बंद होगी, एडमिनिस्ट्रेशन तो चल रहा होगा, मशीन से थोड़ा निकलने अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाने हैं। जनरली अकाउंट्स के केस में अगर आपके अकाउंट्स डिले हो गए हैं आरओसी कोई एक्सटेंशन नहीं देता, कोई बहुत ही स्पेशल रीजन हो फिर बात अलग है, अदरवाइज आरओसी कोई एक्सटेंशन नहीं देता। तो जी आरओसी ने मना कर दिया, आप बताओ क्या करें। अगर आप पेनल्टी भरोगे तो आपको 100 जगह दिखाना पड़ेगा इंक्लूडिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट कि जी हमने कंपनी लॉ का ये प्रोविज़न कंप्लाई नहीं किया था जिसकी वजह से ये पेनल्टी भरी, सेक्रेटरियल ऑडिट में शो होएगा, फिर उसके बाद जवाब देते घूमना मेंबर्स को। पेनल्टी ना फ्री की नहीं आती, कहीं आपके माइंड में हो, जो पैसा कंपनी पेनल्टी के फॉर्म में भर रही है वो पैसा मेंबर्स का है जो कि कायदे से उनको प्रॉफिट के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। आप मेंबर्स के पैसे को ऐसे मिसयूज नहीं कर सकते। जब सेक्रेटरियल ऑडिट करते हैं तो सबसे मेन पॉइंट यही होते हैं कि कंपनी को क्या क्या कंप्लाई करना चाहिए था कंपनी लॉ में या सिक्योरिटी लॉज में, और कंप्लाई ना करने की वजह से उसको कितनी पेनल्टी फाइल करनी पड़ी, पे करनी पड़ी। बताओ जी अल्टरनेट फटाफट से, अकाउंट्स तैयार नहीं हुए, मीटिंग वाला चैप्टर कहता है जी 30 सितंबर तक एजीएम हो जानी चाहिए, ये वाला सेक्शन कहता है जी एजीएम में अकाउंट्स आपको रखने हैं मेंबर्स के सामने, तो आप एजीएम कंडक्ट करेंगे इसी डेट पर, और एजीएम कंडक्ट करने के बाद मेंबर्स से हाथ जोड़कर कहेंगे कि बाबूजी अकाउंट्स तैयार नहीं हुए, इसलिए इस एजीएम को हम क्या कर रहे हैं, एडजर्न्ड। इस एजीएम को हम क्या कर रहे हैं, नंबर्स नहीं माने फिर क्या, भैया वो आपका काम है ना, वो लोगों का काम थोड़ी ना है। अर्जेंट तो कर देंगे सर, अर्जेंट में भी तो नेक्स्ट वीक, अर्जेंट ये जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट वीक होगी, वो सीने डाई अर्जेंटमेंट होती है, और भी डिसीजन तो आप इस मीटिंग को अर्जेंट करेंगे, लेट से 1 मंथ के लिए अर्जेंट कर दी, यहाँ पर भी तैयार नहीं हो दोबारा अर्जेंट कर देंगे, कितनी बात करते हैं जितनी मर्जी बार कीजिए। सर, यहाँ केस पे है, कुछ नहीं बोलेगा, केस है मर्डर का, जरूरी थोड़ी ना फर्स्ट हियरिंग में ही खत्म हो जाएगा,
आरओसी को ये अभी तो पता चलेगा। पता चलेगा, लेकिन ये लॉ ने अलाउ कर रखा है। मीटिंग कंडक्ट करना जरूरी है, कंप्लीट करना जरूरी नहीं है। सर कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ऐसे तो ऐसे ही चलाते रहेंगे 7-8 महीने, तो 10 साल भी चला सकते हैं। उसका तो कोई इलाज नहीं ना कि दादा से पहले पोता पैदा हो गया, उसका तो कोई इलाज नहीं। इस हाइपोथेटिकल सिचुएशंस का कोई इलाज नहीं है। यहाँ पर हम केस लो क्या बता रहे हैं कि अगर बाई चांस यहाँ पर आपके अकाउंट्स तैयार नहीं हुए तो मीटिंग फिर भी कंडक्ट करेंगे, और उसको क्या करेंगे अर्जेंट जब आपको लगता है कि हमारे अकाउंट्स तैयार हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक अकाउंट्स मेंबर्स ने अप्रूव नहीं किए, जो कि कहाँ पर होंगे, तब तक वो अकाउंट्स अनअप्रूव्ड है। कंपनी ने बनाया, अभी तक मेंबर ने अप्रूव नहीं किए, फाइनल नहीं है वो। राइट हाँ जी, तो एट एवरी एजीएम ऑफ द कंपनी अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शैल ले बिफोर सच मीटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर वेयर अ कंपनी हैज वन और मोर सब्सिडरीज एंड एसोसिएट कंपनीज। इट शैल मतलब सब्सिडरीज प्लस एसोसिएट कंपनीज के भी, इट शैल इन एडिशन टू इट्स ओन फाइनेंशियल स्टेटमेंट prepare a consolidated financial statement of the company and of all the subsidiaries and associate। तो अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है उसके अलावा कंसोलिडेटेड भी बनानी है। एसोसिएट और सब्सिडरी कंपनीज के अकाउंट्स अपने अकाउंट्स के साथ कंसोलिडेट करके एक कंसोलिडेटेड ओवरव्यू ताकि शो हो जाए कि एक्चुअल में, अगर मान के चलो हम कह रहे हैं जी ABC लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी एक सब्सिडरी है XYZ, और इस कंपनी का 100% शेयर्स ABC ने होल्ड किए हुए हैं, पॉसिबल है? 100%। So more than 50 तो उसकी सब्सिडी होगी। मैं कह रहा हूँ ABC लिमिटेड ने XYZ लिमिटेड के प्राइवेट लिमिटेड लिख देते हैं इसे। 100% शेयर्स होल्ड किए हुए हैं। आंसर सिंपल ये बताओ, पॉसिबल है? फाउंडेशन पड़ी है? पूरा इसका कंट्रोल इसके पास हो जाएगा। फाउंडेशन पड़ी है? कम से कम कितने मेंबर्स होने चाहिए प्राइवेट कंपनी में? प्राइवेट में वाह, मैक्सिमम 200 और मिनिमम 2। प्राइवेट में 2। 3 कहाँ से आई फिगर? प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3 तो कहीं भी नहीं है फिगर, पब्लिक में भी नहीं है। पब्लिक में 7 है, प्राइवेट में 2 है, मैक्सिमम 200 है। कम से कम 2 होने चाहिए। यस सर। तो एक बंदा 100% शेयर्स कैसे होल्ड कर सकता है? ये तो कंपनी है सर। अरे ये है तो पर्सन ही, एक पर्सन 100% शेयर होल्ड कर सकता है क्या? कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए? 2। तो जितने भी शेयर्स है कम से कम कितने लोगों को होल्ड करने हैं? 2। चाहे दूसरा बंदा एक शेयर होल्ड करे तभी तो मेंबर बनेगा ना। सारे शेयर्स इसके नाम पर है, लेकिन दूसरा बंदा चाहे सिर्फ एक शेयर होल्ड करे तभी तो 2 मेंबर बनेंगे ना कंपनी के। यस सर। इस कंपनी का एक मेंबर कौन? ABC लिमिटेड, और दूसरा मेंबर कौन? मिस्टर X। तो क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी के 100% शेयर्स होल्ड कर सकती है? नो। यस। सर ये क्या था सर, हम बोलते हैं तब आप कहते हैं नहीं। कब? जब ये X जो शेयर होल्ड कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ ABC लिमिटेड। तो X क्या है ABC लिमिटेड का? नॉमिनी। कितनी बार वर्ड आता है 100% होल्डिंग, 100% सब्सिडरी, तो नो कैसे बोल सकते हो? सर यस तो बोला था, पर रीजन क्या था? रीजन तो गलत था ना, रीजन नहीं पता था। वहां कौन बनेगा करोड़पति खेल के आना है तुमने, MCQ आना ना पेपर जो तुक्का मार दोगे। सर यस। ये जो होल्ड करेगा शेयर किसके बिहाफ पर? ABC। एज द नॉमिनी ऑफ ABC लिमिटेड। तो करने 2 ही लोगों को पड़ेंगे, लेकिन ये भाई साहब किसके बिहाफ पर होल्ड कर रहे हैं? ABC लिमिटेड। ABC लिमिटेड के बिहाफ पर। तो क्या मान के चलेंगे कि ABC लिमिटेड ने वर्चुअली 100% शेयर्स होल्ड कर रखे हैं किसके?
XYZ प्राइवेट तो इस केस लिमिटेड में की, चाहे एक्स के पास एक शेयर हो, बाकी 99 उसकी कंपनी के पास। कंपनी के पास है। क्लियर है केस? यस। अब जी XYZ प्राइवेट लिमिटेड को लॉस है 10 करोड़ रुपए का और ABC लिमिटेड को प्रॉफिट है 2 करोड़ रुपए का। ये दोनों कंपनी तो एक ही है ना। यस। जब 100% शेयर्स ABC लिमिटेड ने होल्ड कर रखे हैं, इसका मतलब इसमें 100% पैसा किसका लगा हुआ है? एबीसी लिमिटेड का। ये लॉस भी किसका है? फिर जो XYZ को लॉस है, लॉस भी किसका है? एबीसी लिमिटेड का। ABC लिमिटेड का लॉस है ये। तो कहता है जी ये तो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो ना आप, खाली इसकी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो कि ABC लिमिटेड को 2 करोड़ का प्रॉफिट है। एक्चुअल में ABC लिमिटेड ने जहां पैसे लगाए हैं वहां पर कितने का लॉस है इस साल? तो टोटल मिला के कितना लॉस या प्रॉफिट हुआ ABC लिमिटेड को? कितने का लॉस हुआ? तो जी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी शो करनी जरूरी है। आई बात समझ में? इसी तरह एसोसिएट कंपनी के केस में, एसोसिएट कंपनी कौन होती है? सब्सिक्वेंट तो नहीं हो सकती पास। हाँ जी, the company shall also attach along with its financial statement a separate statement containing the silent features of the financial statement of the subsidiary companies या associate in form AOC1, right, as prescribed in further central government। और भी बता सकती है कि कैसे प्रिस्क्राइब कर सकती है, कैसे कंसोलिडेट करना है। Where the financial statements of a company do not comply with the accounting, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लाई करना है, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हुई जहां प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो क्या अकाउंट्स ही नहीं बनेंगे? कहता है अकाउंट्स तो फिर भी बनेंगे, बट आप ये बताओ कि जी क्या तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे और क्या आपने प्रोसीजर अप्लाई किया है, उसमें डिविएशन क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह रहे हैं जी डेप्रिसिएशन 20% देना है, लेकिन हमने दिया है 10%, तो ये डिविएशन बताओ जी, इस डिविएशन का रीजन बताओ जी, और इस डिविएशन की वजह से फाइनेंशियली कितना इफेक्ट पड़ा है। जैसे मान के चलो जो एसेट की हम बात कर रहे हैं वो 1 करोड़ रुपए की एसेट थी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह रहे हैं कितना परसेंट डेप्रिसिएशन देना है? 20%। तो जी एसेट की वैल्यू कितनी रहती? 80 लाख, और डेप्रिसिएशन तो कॉस्ट है हमारी, तो प्रॉफिट कितने से कम हो जाता? 20 लाख से। यहां पर हमने दिया कितना डेप्रिसिएशन? 10%, तो एसेट की वैल्यू क्या रह गई? और जो प्रॉफिट है कितने रुपए से कम हुआ? सिर्फ 10। तो ये हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया, उसकी वजह से कितना प्रॉफिट एक्स्ट्रा शो हो रहा है? 10 लाख का। जहां 20 लाख का डेप्रिसिएशन शो करना चाहिए था वहां सिर्फ 10 लाख का डेप्रिसिएशन शो कर रहे हैं। जहां 20 लाख का एक्सपेंस शो करना चाहिए था वहां सिर्फ 10 लाख का एक्सपेंस शो कर रहे हैं, तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कितना ज्यादा दिखा रहे हैं? 10 लाख रुपए का। तो उसका फाइनेंशियल इफेक्ट भी कि हमने कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करे, कैसे फॉलो नहीं करे, उसका रीजन क्या है, और उसकी वजह से क्या फाइनेंशियल इफेक्ट हमारे अकाउंट्स पर हुआ। ठीक है, फिर हर सेक्शन के साथ ये तो कंपलसरी है। If a company contravenes the provisions of this section, the managing director, whole-time director, in charge of finance, CFO या कोई भी और पर्सन जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑथराइज कर रखा है इस सेक्शन की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करने के लिए, राइट, एंड इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑफिसर, मतलब इनमें से कोई भी नहीं है तो सारे डायरेक्टर आ जाओ फिर लाइन में। ठीक है जी, शैल बी पनिशेबल, क्योंकि जब किसी ये बंदा है ही नहीं कंपनी में, ये बंदा है ही नहीं कंपनी में, ना इसे अपॉइंट कर रखा मान के चलो, राइट, और कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किसी और को ऑथराइज भी नहीं कर रखा कि जी आपको इस सेक्शन की टर्म्स एंड कंडीशंस कंप्लाई हो रही है नहीं हो रही है देखना है, तो फिर तो किसकी ड्यूटी है? तो सारे आ जाओ।
जेल में कितने साल के लिए, विच में एक्सटेंड टू, और विद द फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 50,000 बट विच में एक्सटेंड टू, और विद बहुत। पहले यहां तक देखिए जी, क्या डाउट है, क्या डाउट, कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आया। रूल 5 हमने ऊपर कहा था, किस लिए था रूल 5, के होल्डिंग कंपनी को अपनी सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का साइलेंट फीचर्स भी शो करने हैं, राइट। तो वो उसमें ही बताया हुआ था किस फॉर्म में शो करने हैं, ठीक है। रूल 6 के अंदर क्या बताया हुआ था, मैनर ऑफ कंसोलिडेशन, ये ऊपर हमने पढ़ा था। द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रोवाइड फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड। तो किसमें प्रिस्क्राइब किया हुआ रूल, द कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ, क्योंकि शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग ही हमने बनाने अपने अकाउंट्स, राइट, and the applicable accounting standards. In case company which is not required to prepare the consolidated financial statements under the accounting standards, it shall be sufficient if the company complies with the provisions on the consolidated financial statements provided in. तो इन्होंने कहा जी आपको दो चीजें कंप्लाई करनी है, एक तो प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल 3 और दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अगर मान के चलो कोई कंपनी ऐसी है जिससे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनानी, तो उसके ऊपर तो ये एप्लीकेबल नहीं है, तो फिर भी उसे क्या कंप्लाई करना है, शेड्यूल 3 के प्रोविजंस फिर भी कंप्लाई करने हैं। और अगर वो सिर्फ शेड्यूल 3 के प्रोविजंस कंप्लाई करती है क्योंकि उसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, तो मान के चलेंगे कि उसने लॉ कंप्लाई कर लिया, कोई कंट्रावेंशन नहीं किया। Cases where subsidiary company is not required to prepare consolidated financial statement. हाँ जी, nothing in this rule shall apply in respect of preparation of consolidated financial statement by a company if it meets the following condition. It is wholly owned subsidiary. हम किसकी बात कर रहे हैं, कहता है जी जैसे ABC क्या बना रहा हूं मैं, लिमिटेड को अपनी सब्सिडरी के अकाउंट्स दिखाने थे, ठीक है, कंसोलिडेट करके, वैसे ही इसे भी तो अपने अकाउंट्स दिखाने थे कंसोलिडेट करके, राइट। लेकिन इसको कब नहीं दिखाने की जरूरत, इसको तो दिखाने हैं, सब्सिडरी कंपनी को कंसोलिडेशन की जरूरत कब नहीं है, राइट। तो इसने कहा जी अगर होल्डिंग कंपनी दिखा रही है, शो कर रही है अपने अकाउंट्स के साथ XYZ प्राइवेट लिमिटेड के कंसोलिडेटेड अकाउंट्स भी, पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज कहता है जी ये जो है वो अपने सारे मेंबर्स को इन्फॉर्म कर रहा है कि जी देखिए ABC लिमिटेड में इतना लॉस है, इतना प्रॉफिट है, तो फिर इसे कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाने की जरूरत। इट इज द होली ओन्ड सब्सिडरी और इज द पार्टली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी, मतलब ये होल्डिंग कंपनी होगी ना, एंड ऑल इट्स अदर मेंबर्स, अदर मेंबर्स का मतलब एक मेंबर तो ये इस कंपनी में, इसको छोड़कर बाकी जितने मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग दोज नॉट एंटाइटल टू वोट। तो मेंबर्स में यहां पर कौन कौन कह रहा है, इंक्लूडिंग दोज नॉट एंटाइटल टू वोट, तो इन सब को इन्फॉर्म कर दिया जाए। हैविंग being intimated in writing and for which the proof of the delivery of such intimation is available with the company, do not object to the company not presenting consolidated financial statement. तो पहली कंडीशन क्लियर है, क्या कह रहा है, कहता है पहली चीज तो ABC लिमिटेड ने, होल्डिंग कंपनी ने कंसोलिडेटेड अकाउंट्स शो करे हैं, ठीक। दूसरी चीज इसने अपने बाकी सारे मेंबर्स को, बाकी मेंबर्स का मतलब इसको छोड़कर बाकी सारे मेंबर्स को इन्फॉर्म कर दिया कि हम कंसोलिडेटेड अकाउंट्स नहीं बना रहे हैं, और इनमें से किसी ने अपोज, नो ऑपोजिशन, इनमें से किसी ने अपोज नहीं किया, तो इसे बनाने की जरूरत नहीं है। इट इज द कंपनी, या फिर इट इज अ कंपनी हु सिक्योरिटीज आर नॉट लिस्टेड और आर नॉट इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। तो दूसरी कंडीशन आ गई जी,
एंड तीसरी कंडीशन क्या है, इट्स अल्टीमेट और एनी इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी फाइल्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना चुकी है। इसने अपने मेंबर्स को इन्फॉर्म कर दिया कि भैया हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना रहे, और मेंबर्स की तरफ से नो पोजीशन। और जो ये कंपनी है ये कौन सी है, देखो कंपनीज को दोबारा डिवाइड करूंगा, या तो कंपनी होगी लिस्टेड या अनलिस्टेड। या फिर कहता है ये जो XYZ लिमिटेड है ना, जिसके एग्जाम्पशन की बात कर रहे हैं कि इसे कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये ना तो लिस्टेड होनी चाहिए और ना ही टू बी लिस्टेड। का मतलब कि इसने अपने शेयर्स लिस्ट करवाने के लिए कोई प्रोसीडिंग भी शुरू नहीं करी। तो जब कंपनी अपने शेयर्स लिस्ट करवाने के लिए प्रोसीडिंग शुरू करती है, तब से लेकर जब तक उसके शेयर्स लिस्ट होते हैं तब तक वो क्या कहलाती है, इट इज अ कंपनी हुज सिक्योरिटीज आर नॉट लिस्टेड और आर नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। तो ये ना तो लिस्टेड है ना ही टू बी लिस्टेड। क्या है ये, तीनों कंडीशन क्लियर है। अगर ये तीनों कंप्लाई हो जाती है तो उस केस में सब्सिडरी कंपनी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की जरूरत, ठीक है। हाँ जी, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस रूल इन केस ऑफ फॉरेन सब्सिडरी। Nothing in this rule shall apply in respect of consolidation of financial statement by a company having subsidiary or subsidiaries incorporated outside India only for financial year commencing on or after। तो जी 1 अप्रैल 2014 के बाद से किसी भी कंपनी को अपनी फॉरेन कंपनी के अकाउंट्स अपने साथ कंसोलिडेट करके दिखाने की जरूरत नहीं, ठीक है। देखो जी यहाँ तक कोई डाउट है तो